ठीक है, आरंभ करते हैं। BA तृतीय वर्ष षष्ठ सत्र हिंदी ऐच्छिक विशेष विषय प्रश्न पत्र क्रमांक 15 अर्थात साहित्य शास्त्र 2 में आपका फिर से स्वागत है। कल की तासिका में हमने एक साहित्यिक विधाओं का वर्गीकरण कैसे किया जाता है इस पर विचार किया था। आज की तासिका में हम केवल नाटक इस विषय को लेकर के चलेंगे। नाटक एक दृश्य काव्य है और दृश्य काव्य के अंतर्गत नाटक और अनेक अन्य विधाओं का समावेश होता है। हम पहले दृश्य काव्य में नाटक क्या होता है इस पर विचार करेंगे। संस्कृत में दृश्य काव्य रूपों के लिए रूपक शब्द का इस्तेमाल होता है। रूपारोपात्र रूपकम अर्थात रूपक में अभिनेता अपने ऊपर यथार्थ पात्रों का आरोप कर लेते हैं और अभिनय के द्वारा उसी प्रकार आचरण करते हैं। अतः रूपक ये एक महत्वपूर्ण विधा मानी जाती है जिसके अंतर्गत नाटक एक विधा है। संस्कृत नाट्य शास्त्र में नाटकों के 10 प्रकार बताए गए हैं। नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, प्रहसन, समविकार, डिम, विथि, अंक, इहामृग, ये 10 प्रकार हैं। कौन कौन से? नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, प्रहसन, समवकार, डिम, विथि, अंक और इहामृग, ये 10 प्रकार के रूपक हैं जिसमें से नाटक महत्वपूर्ण है। और इनमें से कुछ कुछ जो विधाएं हैं जैसे अंक है, जैसे व्यायोग है, जैसे भाण है, ये एक एक अंक है, मतलब एकांकी और पूर्णकालीन नाटकों के ये सारे प्रकार इसमें आ जाते हैं। और इन सभी 10 रूपकों में नाटक को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। नाटक सर्वप्रधान रूपक है। यानी नाटक यह 10 रूपकों में पहला और महत्वपूर्ण है और उस आधार पर ही अन्य विधाओं का भी, अन्य नाटकों के रूपकों के प्रकारों का अध्ययन किया जा सकता है। आज तो नाटक दृश्य काव्य का पर्याय ही बन गया है। भारतीय तथा पाश्चात्य साहित्य शास्त्र में नाटक के मूल में अनुकरण को स्वीकार किया गया है। आचार्य भरत मुनि ने नाटक को लोक व्यवहारों का अनुकरण माना है, अर्थात लोक वृत्तानुकरणम नाट्यमेतत् मया कृतम, अर्थात लोक वृत्त का अनुकरण करना ही जो विधा है उसको, उस नाटक विधा को मैंने बनाया है। इस प्रकार से उन्होंने कहा है। दश रूपककार आचार्य धनंजय ने उसे अवस्था का अनुकरण माना है। अवस्थानुकृतिर्नाट्यम रूपम दृश्यत योच्यते, इस प्रकार से उसकी व्याख्या की है। और साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने अवस्था के अनुकरण को अभिनय कहा है। अभिनय नाटक का भेदक लक्षण है। इस दृष्टि से नाटक की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है कि साहित्य की जिस विधा में अभिनेता मूल पात्र का अपने ऊपर आरोप कर उसी प्रकार आचरण करते हैं जिस प्रकार उन ऐतिहासिक या पौराणिक या समसामयिक पात्रों ने किया था। अगर मूल पात्र कल्पित है तब भी नाटककार ने उनके जिस जिस कार्य व्यापार की कल्पना की है उन कल्पना का, उस कार्य व्यापार की कल्पना का अनुकरण अभिनेता या नट बहुत अच्छी तरह से करता है और इस विधा में करता है, और इस विधा को रूपक कहा जाता है। और रूपक में से नाटक या प्रमुख उसका भेद है रूपक का। नाटक में मात्र साहित्य ही नहीं अपितु अन्य ललित कलाओं का भी समावेश हो जाता है, जैसे शिल्पकला है, वास्तुकला है, शिल्पकला है, चित्रकला है, संगीत कला है, गायन कला है, वादन कला है, ये सारी की सारी विधाएं
अलग अलग जो जिसका हमने पांचवें सत्र में बहुत विस्तार से विवेचन किया था, वो सारी की सारी ललित कलाएं नाटक में अभिप्रेत होती हैं। अब नाटक के तत्वों का हम बात करते हैं। नाटक के तत्वों की अगर हम बात करें, चाहे वो संस्कृत नाटक परंपरा से आए हुए नाटक हों, चाहे फिर आंग्ल पद्धति से पाश्चात्य परंपरा से आए हुए नाटक हों, इन सब के स्वरूप के या विधायक तत्वों की चर्चा संस्कृत आचार्यों ने और पाश्चात्य आचार्यों ने बहुत ही विस्तार से की है। हम इस समय जो विवेचन करने वाले हैं वह संस्कृत और आंग्ल विद्वानों की मान्यताओं का बहुत संक्षेप में परिचय करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, भारतीय नाट्य परंपरा के अनुसार जो नाटक के तत्व हैं, उनमें वस्तु, नेता, रस और अभिनय, ये चार महत्वपूर्ण तत्व आते हैं। दशरूपक के मतलब वैसे कुछ लोगों ने इसे अलग भी तत्व बताए हैं, जैसे संवाद है, गीत है, नाट्य है और रस है। कुछ लोगों ने अभिनय को स्वीकार किया, कुछ लोगों ने अभिनय को स्वीकार नहीं किया। कुछ लोगों ने संवाद को बहुत महत्व दिया है, कुछ लोगों ने संवाद को बिल्कुल महत्व नहीं दिया, क्योंकि वह वाचिक अभिनय के अंतर्गत आता है, ऐसा कुछ मानते हैं। कुछ लोगों ने गीत को भी महत्व दिया है, जो फिर से वाचक अभिनय के अंतर्गत आता है। और नाट्य मतलब जो नाटक करना, नटना, अभिनय करना, वो। और सबसे महत्वपूर्ण रस इस विषय पर हमने 5वें सत्र में बहुत बातें की हैं, उस पर अब ज्यादा बात नहीं करूंगा। फिर भी आचार्य धनंजय के अनुसार, जिन्होंने दशरूपक नाम का ग्रंथ लिखा, उनके अनुसार नाटक या नाट्य या रूपक के 3 प्रमुख तत्व होते हैं: वस्तु, नेता और रस। वस्तु, नेता, रसस्तेषा भेदक, ये भेदक लक्षण है। नाटक के भेदक लक्षण कौन कौन से हैं? एक वस्तु, दूसरा नेता और तीसरा रस। वस्तु का मतलब होता है कथानक, कथा वस्तु। नेता का मतलब होता है पात्र, नायक। और तीसरा है रस, रसते आस्वाद्यते इति रस है। इस पर बहुत सारा विचार हमने किया है और इस पर मेरे ख्याल से हमने बहुत से वीडियो भी आपको बना करके दिए हैं, जिनके अंतर्गत हमने ये देखा था कि रस का स्वरूप करते वक्त सत्वोद्रेका खंडश्च सुप्रकाशानंद चिन्मय वेद्यांतर स्पर्श शून्यो कैश्चित प्रमात्र भी, ये 10 लक्षण उसके बताए थे। अब हम आगे चलते हैं। कई आचार्यों ने वस्तु, नेता और रस के साथ साथ अभिनय को भी स्थान दिया है, खास करके पाश्चात्य आचार्यों ने। कुछ लोगों ने वृत्ति, यह एक नया तत्व उसमें जोड़ने की कोशिश की गई है। अभिनय नाटक का भेदक तत्व है, जो वस्तु, नेता और रस में भी विद्यमान रहता है। लेकिन वृत्ति यह भावोद्घाटन का या अभिनय की शैलियां हैं, इसलिए उन्हें अलग तत्व मानने की आवश्यकता नहीं है। संवाद वस्तु का ही अंग है, कुछ लोग वाचिक अभिनय का अंग उसे मानते हैं। इसलिए संस्कृत आचार्यों की दृष्टि में केवल 4 ही तत्व माने गए हैं: वस्तु, नेता, रस और अभिनय। अब एक एक करके हम इनके एक एक तत्व पर बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। और ध्यान रखिए, ये किसी पुस्तक में आपको नहीं मिलेगा। ये जो हमने MA हिंदी किया है, MA संस्कृत किया है, MA अंग्रेजी किया है, उससे जो प्राप्त ज्ञान है वो आपके सम्मुख हम रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहला, नाटक का पहला तत्व है, क्या हुआ? नाही, आता कोण जॉईन आहे तुमच्या नावाने? मग नाही, तुम्ही दिसते, तुमचं नाव मला येतंय ना. बरं ठीक आहे, ठीक आहे, ठीक ठीक आहे, ठीक आहे, काय हरकत नाही. स्क्रीन रेकॉर्डिंग होईल, ते पाठवून देतो तुम्हाला. ठीक, ठीक आहे. काय बरं 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 बरं, ठीक आहे. काहीतरी प्रॉब्लेम आला असेल. ठीक. हाँ, अवंती, आपको आवाज आ रही है ना? धनश्री का कहना था कि उन्हें आवाज नहीं आ रही है। अवंती जी, हेलो। ठीक है, कोई बात नहीं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो चालू ही है, बाद में मिल जाएगा। देखिए, वस्तु नाटक का प्रधान तत्व है या रूपक का प्रधान तत्व है। मतलब नाटक के जितने भी प्रकार हैं, रूपक के जितने भी प्रकार हैं, 10 रूपक और
10 उपरूपक जो प्रकार हैं, इनमें से चाहे नाटक हो, चाहे प्रकरण हो, चाहे भाण हो, व्यायोग हो, प्रहसन हो, समवकार हो, डंग हो, इहामृग हो, इन सभी में, या अंक हो, इन सभी में सबसे प्रधान तत्व अगर कोई है तो वह वस्तु, जिसको हमने प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष में उपन्यास के विवेचन में आपको समझाने की कोशिश की थी, वह है कथानक या कथा वस्तु। इसको संस्कृत में केवल वस्तु कहा जाता है। स्रोत के आधार पर वस्तु के 3 भेद होते हैं। एक है प्रख्यात, जो सबको पता है, जैसे रामायण, महाभारत, शिव जी के तत्व, छत्रपति शिवाजी महाराज, राणा प्रताप, महात्मा गांधी जी, सावरकर, ये लोगों को सबको पता है, इसीलिए कहा जाता है ये प्रख्यात, सबको पता है, विख्यात, प्रख्यात, प्रसिद्ध। और दूसरा है उत्पाद्य। ऐसे कुछ कथानक होते हैं जो काल्पनिक होते हैं, जिनको उत्पाद्य, जिनको उत्पन्न किया जाता है, ऐसे तत्व हैं। और तीसरे हैं मिश्रित स्वरूप से, मतलब कुछ ऐसे सच्चाई भी हो, ख्यात भी हो, लेकिन उसमें कुछ कल्पना से जोड़ भी दिया गया हो, उसको हम मिश्र कहते हैं। उदाहरण के रूप में मैं प्रचलित उदाहरण लूंगा। कुछ दिन पहले RRR नाम की फिल्म आई थी, जिसमें अल्लूरी सीताराम राजू नाम के एक बहुत बड़े स्वातंत्र्य सैनिक को और दूसरे एक कोमारम भीम नाम के स्वतंत्र सैनिक को, जो कभी एकत्र नहीं आए थे, कल्पना करके ये किया है कि दोनों एकत्र आ गए। मतलब ये मिश्रित रूप का कथानक हुआ। नाटककार अपने उद्देश्य के अनुरूप कथा प्रसंगों को निर्माण भी करता है, वो उत्पाद्य है। इतिहास, पुराण आदि ख्यात प्रसंगों से पर आधारित जो कथानक होता है उसको प्रख्यात कहते हैं। कल्पना का उपयोग करके नए प्रसंग जोड़ देता है नाटककार, तो उसे उत्पाद्य कहा जाता है। कभी कभी इन दोनों का, विख्यात, प्रख्यात और उत्पाद्य, इन दोनों का मिश्रण भी किया जाता है। यानी अपने उद्देश्य के अनुरूप नाटककार जब विख्यात प्रसंगों में कुछ परिवर्तन अपने आप करवाता है, अपनी इच्छा से करवाता है, नए परिवर्तन करता है, और उसके सहारे प्रसंगों की बुनावट करता है, संवादों की बुनावट करता है, अंकों की बुनावट करता है, तो उसमें जो वस्तु होती है उसको मिश्र स्वरूप की वस्तु कहा जाता है, या मिश्र वस्तु कहा जाता है। यानी वस्तु 3 प्रकार की होती है, ध्यान रहे, प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र। अब आगे चलता है। अब देखिए कि ये जो कथानक होता है, ये जो कथा वस्तु होती है, वो कहने का भी अपना एक ढंग होता है नाटकों में। उसको कहा जाता है दृश्य अथवा सूच्य वस्तु। जो दिखाई देने वाली वस्तु है और कुछ सूचना के रूप में दी जाने वाली वस्तु है, वो महत्वपूर्ण है। देखिए, नाटक रंगमंच पर खेला जाता है, और मंचीयता की दृष्टि से नाटक में 2 प्रकार की वस्तु होती है। एक जो मंच पर दिखाई जाती है, उसको दृश्य वस्तु कहते हैं, और एक ऐसा है जिसकी केवल सूचना दी जाती है, उनको कहा जाता है सूच्य। यानी जो दूसरी जो सूच्य है, वह मंच की सीमा या अन्य कारणों से मंच पर दिखाना अनुचित होता है। जैसे कि युद्ध मंच पर दिखाया नहीं जा सकता, और मैं कहूंगा कि क्या दिखाना चाहिए मंच पर, ये भरत मुनि जी ने बहुत उसके सिद्धांत कड़े किए हैं। आजकल की परिभाषा में हम कहें कि ये भरत मुनि जी ने बनाया हुआ सेंसर बोर्ड था, क्या दिखाना चाहिए, क्या नहीं दिखाना चाहिए। तो जो दिखाना चाहिए वो दृश्य है, और जो दिखाना नहीं चाहिए उसकी केवल सूचना भर देना है, उसको सूच्य वस्तु कहते हैं। इन्हें क्रमशः दृश्य और सूच्य वस्तु कहा जाता है। संस्कृत नाट्य शास्त्र में सूच्य वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए 5 प्रकार के अर्थोपक्षेपक होते हैं। मतलब सूच्य वस्तु में जो छिपा हुआ अर्थ है, उसका प्रक्षेपण करने की 5 पद्धतियां हैं। उनमें पहला है विष्कंभक, दूसरा प्रवेशक, तीसरा चूलिका, चौथा आंकास्य, और 5वां अंकावतार। मैं फिर से कहता हूं, देखिए कि सूच्य वस्तु को नाटक की सूच्य वस्तु को प्रकट करने वाले 5 प्रकार के अर्थोपक्षेपक होते हैं, जिनमें पहला है विष्कंभक, दूसरा प्रवेशक, तीसरा चूलिका, चौथा आंकास्य और 5वां अंकावतार। अब इनमें से एक एक को हम देखने का प्रयास करेंगे। विष्कंभक क्या होता है?
विष्कंभक, देखिए एक अंक नाटक का समाप्त हुआ है, दूसरा अंक प्रारंभ होने वाला है, लेकिन दूसरे अंक में क्या होगा, इस प्रकार की अगर कोई सूचना दी जाए दो अंकों के बीच की, तो उसे क्या कहा जाता है, विष्कंभक। क्या कहा जाता है, विष्कंभक। और ये सूचना कैसे दी जाती है, आकाश भाषित के द्वारा, मतलब कहीं पीछे से कोई आवाज आती है या फिर कोई नट आकर के अपने संवाद में से सूचना देने चला जाता है, वगैरह वगैरह। दो अंकों के बीच किसी घटना, मतलब जब संवादों द्वारा दी जाती है सूचना तो उसे विष्कंभक कहते हैं, और दो अंकों के बीच किसी घटना प्रसंग की सूचना दी जाती है उसको प्रवेशक कहा जाता है। और इसका रूपांतर बाद में नाट्य प्रयोगों में प्रवेश के नाम से हुआ है। पर्दे के पीछे से प्रसंग की घटना को सूचना देना, पर्दे के पीछे से, संवादों के माध्यम से नहीं, पर्दे के पीछे से देना, उसको चुलिका कहा जाता है। अंक के अंत में आगामी अंक की कथा की सूचना को अंकास्य कहा जाता है। हास्य का मतलब मुख, अगले अंक का मुख, यानी अगले अंक की सूचना। जहां बिना पात्रों के बदले पूर्व अंक के पात्र बाहर जाकर फिर मंच पर आने के उपक्रम करें, वहां अंक परिवर्तन की सूचना दें, उसे अंकावतार कहा जाता है, अंक का अवतार। तो ये 5 अर्थोपक्षेपक हैं जो सूच्य वस्तु के प्राण हैं। कौन कौन से, ध्यान रखिए, सूच्य वस्तु को ही अर्थोपक्षेपक कहा जाता है, जिसमें 5 अर्थोपक्षेपक होते हैं। पहला विष्कंभक, दूसरा प्रवेशक, तीसरी चुलिका, चौथा अंकास्य और पांचवा अंकावतार। अब चलते हैं आगे वस्तु संगठन, यानी कथा वस्तु के संगठन और कथा वस्तु के विकास की ओर। नाट्य वस्तु का समुचित विकास हो, इसलिए भरतनाट्य शास्त्र में वस्तु के भेद 3 प्रकार से किए जाते हैं। एक है कार्यावस्था, दूसरा है अर्थ प्रकृति और तीसरा है संधियां। ध्यान दें, कथा वस्तु के जो भेद हैं, कार्यावस्थाएं जो हैं वो 5 प्रकार की होती हैं, अर्थ प्रकृतियां भी 5 प्रकार की होती हैं और संधियां भी 5 प्रकार की होती हैं। तो इसमें से एक एक को हम आपके सम्मुख रखने का प्रयास करेंगे। पहले देखेंगे कि आधिकारिक या प्रासंगिक कथानक क्या होता है। समझिए रामायण है, रामायण में आधिकारिक कथानक किसका है, राम सीता का है, और प्रासंगिक कथानक किसके आते हैं, विभीषण के आते हैं, सुग्रीव के आते हैं, हनुमान के आते हैं, शबरी के आते हैं, जटायु के आते हैं। तो ये प्रासंगिक कथानक है। मूल कौन सा कथानक है, आधिकारिक राम और सीता का। यानी नाटक में चाहे प्रख्यात स्रोत की वस्तु हो या उत्पाद्य हो या मिश्रित स्वरूप की हो, नाटक के फल का अधिकारी नेता जो होता है, मुख्य नायक जो होता है, उससे जुड़ी हुई जो दीर्घ वस्तु होती है उसको आधिकारिक वस्तु कहा जाता है। और इस दीर्घ वस्तु में मदद करने वाले, सहायक रहने वाली छोटी छोटी प्रासंगिक वस्तुएं होती हैं, उनको प्रासंगिक वस्तु कहा जाता है। जैसे मैंने उदाहरण आपको दिया कि रामायण में राम और सीता की आधिकारिक दीर्घ वस्तु है, और उसमें सुग्रीव, हनुमान, विभीषण, जटायु, शबरी, ये उसके छोटे 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 कथानक आ जाते हैं, जिसको हम प्रासंगिक कथा वस्तु कह सकते हैं। इसके उपरांत हम देखते हैं कि ये गौण कहलाती है। दूसरी जो कथा वस्तु है उसे गौण कहा जाता है, आधिकारिक और प्रासंगिक अथवा गौण। और इसमें भी प्रासंगिक वस्तु के भी 2 प्रकार होते हैं, एक है पताका और दूसरे है प्रकरण, जिसको प्रकीर्ण भी कहा जा सकता है। पताका में मतलब मूल कथा के साथ ज्यादा देर तक जुड़ने वाली कथा, जैसे राम के कथानक के साथ जब वो वनवास को आते हैं तो सुग्रीव की पत्नी का हरण, बाली का वध से लेकर के युद्ध और फिर राम राज्याभिषेक तक सुग्रीव का नाम, ये उसके साथ चलने वाली ये पताका कथा वस्तु है। और प्रकरी कथा व्यवस्था ऐसी होती है जो निर्माण होती है और लुप्त हो जाती है, जैसे जटायु का प्रसंग है, जैसे संपाति का प्रसंग है, जैसे स्वयं प्रभा का प्रसंग है, जैसे लंकिनी का प्रसंग है, जैसे खरदूषण का प्रसंग है, जैसे शूर्पणखा का प्रसंग है। मैं रामायण को हम अधिक जानते हैं, इसलिए मैं इसी के उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। ध्यान रहे, 4 प्रकार का कथानक होता है।
पहला है आधिकारिक कथानक। दो प्रकार का होता है, आधिकारिक कथानक और प्रासंगिक। प्रासंगिक के भी दो प्रकार हो जाते हैं, पताका और प्रकरी। पताका में सुग्रीव, हनुमान जैसे कथानक आ जाते हैं, और छोटे छोटे जो कथानक होते हैं, शबरी जैसा है, स्वयं प्रभा जैसा है, दुंदुभी जैसा है, तारा जैसा है, ये सारे कथानक, अहल्या जैसा है, ये छोटे छोटे कथानक जो हैं वह प्रकीर्ण या प्रकरी के अंतर्गत आते हैं। तो ये हुआ वस्तु का संगठन, विकास। अब चलते हैं कार्यावस्थाओं की ओर। ध्यान रहे, कार्यावस्था, अर्थ प्रकृति और संधियां बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व हैं कथानक की दृष्टि से नाटक के। तो नाटक के कथानक की दृष्टि से दूसरा तत्व आता है कार्यावस्थाएं। मतलब देखिए कि नाटक में नायक जिस फल को प्राप्त करने के लिए जितने भी अपने प्रयास करता है या जितने भी कार्य व्यापार करता है, उसको कार्यावस्था कहा जाता है। और ये कार्यावस्था भी 5 स्तरों की होती है। कौन कौन सी है देखिए, प्रारंभ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम। मतलब समझिए, नायक को जो चीज चाहिए या नायिका को जो चीज चाहिए, उसके लिए कुछ संघर्ष होता है, उसको आरंभ कहते हैं। अब उस चीज को पाने के लिए नायक जो क्रियाकलाप करता है, प्रयास करता है, उसको प्रयत्न कहा जाता है। अब प्रयत्न करते करते उस वांछित चीज को पाने की आशा निर्माण हो जाती है, उसको प्राप्त्याशा कहते हैं। और चौथी जो कार्यावस्था है, नियताप्ति, मतलब पक्की बन जाएगी, अब वो चीज अवश्य नायक को मिलेगी, ये पक्का जहां हो जाता है उसे नियताप्ति कहते हैं। और प्रत्यक्ष में वो चीज मिल जाना, जिसको हम क्लाइमैक्स भी कहा जा सकता है नाट्य की परिभाषा में, तो फलागम आता है। प्रारंभ अवस्था में फल की प्राप्ति के लिए औत्सुक्य जागृत होता है। उस फल की प्राप्ति के लिए किया गया कार्य व्यापार प्रयत्न कहलाता है। प्रयत्न के फलस्वरूप फल प्राप्ति की आशा बंधने लगती है, उसे प्राप्त्याशा कहते हैं। तो जहां फल की प्राप्ति निश्चित हो जाती है, उसे नियताप्ति कहते हैं। और अंतिम अवस्था फल सिद्धि की होती है, उसको फलागम कहते हैं। तो ये 5 अवस्थाएं होती है। दुनिया का कोई भी उपन्यास उठाकर देखिए, दुनिया को कोई भी नाटक उठा करके देखिए, कोई भी सिनेमा उठा करके देखिए, कोई भी महाकाव्य उठा कर देखिए, कोई भी कहानी उठा करके देखिए, कोई भी दूरदर्शन सीरियल उठाकर देखिए, या कोई भी वेब सीरीज निकाल कर देखिए, इनमें ये 5 अवस्थाएं होती ही हैं। बिना इन 5 कार्यावस्थाओं के कथानक पूरा नहीं होता। अब दूसरी चीज है इसमें अर्थ प्रकृति। ध्यान दीजिए, अर्थोपक्षेपक अलग चीज है, ये अर्थ प्रकृति अलग चीज है। और अर्थ प्रकृति भी कार्यावस्था की तरह 5 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी और कार्य। यानी कथा वस्तु के ऐसे अंग जो कार्य की ओर अग्रसर करते हैं, उनको अर्थ प्रकृति कहा जाता है। साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने उन्हें फल अथवा कार्य की सिद्धि के हेतु कहा है। अर्थ प्रकृति प्रयोजन सिद्धि हेतव। 5 कार्यावस्थाओं के समान 5 अर्थ प्रकृतियां होती हैं: बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी और कार्य। बीज अर्थ प्रकृति नाटक के आरंभ में होते हैं, जैसे किसी वृक्ष का बीज होता है जिसमें से वट वृक्ष निकलता है वगैरह वगैरह, उसी प्रकार से कथानक का बीज होता है। बीज अर्थ प्रकृति का आरंभ, मतलब आरंभ कार्यावस्था में आगे होने वाले फल की प्राप्ति का आंशिक प्रकाशन होता है। बीज में वटवृक्ष छिपा होता है, वैसे ही बीज अर्थ प्रकृति में कथा के वटवृक्ष का संपूर्ण विकास हमें दिखाई देता है, लेकिन वो गुप्त रूप में रहता है, प्रच्छन्न रूप में रहता है। बिंदु में, यानी बिंदु जो दूसरी अर्थ प्रकृति है, इसमें कथा का फैलाव होता है। जैसे पानी पर तेल का एक बिंदु डाल दिया जाए तो पानी पर फैल जाता है, ठीक उसी प्रकार से कथा का विकास बिंदु अर्थ प्रकृति से होता है। पताका और प्रकरी, जिनका हमने कथानक के रूप में पहले बताई थी कि रामायण में सुग्रीव का कथा पताका है और प्रकीर्ण कथाओं में अन्य अहल्या वगैरह का उल्लेख किया था। यानी पताका अर्थ प्रकृति में
प्रासंगिक वस्तु भेद के रूप में आकर के बीज और बिंदु अर्थ प्रकृति के पूर्ण विकास में वो सहायक होती है पताका, और लगभग प्रकृति भी वही कार्य करती है, और जिसकी सिद्धि के लिए समस्त प्रयास होते हैं उसको फल कहा जाता है, वह कार्य है। और इस फल प्राप्ति या कार्य यह उसकी अर्थ प्रकृति होती है। मैं फिर से अर्थ प्रकृतियों के नाम गिनवाता हूं: बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति और अंत में कार्य। एक बार फिर से हम कार्यावस्थाओं को भी गिनाएंगे: प्रारंभ, प्रयत्न, प्राप्त्याशय, नियताप्ति, फलागम, और इसकी एक एक के साथ अर्थ प्रकृति से जुड़ा हुआ है: बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति और कार्य। अब अगली चीज है संधि। ध्यान रहे, एक कार्यावस्था और एक प्रकृति अर्थ प्रकृति, इन दोनों को जोड़ने वाले को संधि कहते हैं। यानी प्रारंभ कार्यावस्था और बीज अर्थ प्रकृति को एक दूसरे से जोड़ने वाली संधि है, उस संधि का नाम है मुख संधि। मुख संधि, आरंभ की मुख संधि। फिर बाद में प्रयत्न कार्यावस्था और बिंदु अर्थ प्रकृति को जोड़ने वाली दूसरी संधि है जिसको प्रतिमुख कहा जाता है, मुख प्रतिमुख संधि। प्राप्त्याशय ये तीसरी कार्यावस्था और पताका ये तीसरी अर्थ प्रकृति, इन दोनों को जोड़ने वाली जो संधि है उस संधि को कहा जाता है गर्भ संधि। इसके उपरांत नियताप्ति यह कार्यावस्था है और प्रकृति यह अर्थ प्रकृति है। इन दोनों को जोड़ने वाली जो संधि है उसको विमर्श संधि कहा जाता है, विमर्श संधि कहा जाता है। और अंत में फलागम यह कार्यावस्था और कार्य यह अर्थ प्रकृति, दोनों को जोड़ने वाली संधि को निर्वहन संधि कहा जाता है। तो संधियां 5 प्रकार की है: मुख संधि, प्रतिमुख संधि, गर्भ संधि, विमर्श संधि और निर्वहन संधि। एक और महत्वपूर्ण बात, ये जो संधियां होती हैं इनको कथानक में आने वाले मोड़ कहते हैं। और आगे चल करके आचार्य भरत मुनि ने, आचार्य विश्वनाथ ने, आचार्य मम्मट, जयट, रुयट, इन सभी लोगों ने मिलकर के, या आचार्य अभिनव गुप्त ने जिन्होंने अभिनव भारती टीका लिखी, उन्होंने संधि के भी अंग बताए हैं। संध्यंग जो 64 होते हैं, मतलब दुनिया की किसी भी कहानी, किसी भी उपन्यास, किसी भी नाटक, किसी भी सिनेमा, किसी भी दूरदर्शन मालिका, किसी भी वेब सीरीज का जो कथानक होता है इन 64 संध्यंगों से ही गुजर कर आगे जाता है। और इन संध्यंगों का सबसे बड़ा कार्य यह होता है कि प्रेक्षक, दर्शक या वाचक वह हमेशा इस कथानक के साथ जुड़ा रहे, वो अलग न हो, इस प्रकार से ये जोड़ने वाली संधियां होती हैं। ध्यान दें, मुख संधि, प्रतिमुख संधि, गर्भ संधि, विमर्श संधि और निर्वहन संधि, इन 5 संधियों की उपसंधियों में 64 उपसंधियां होती हैं। प्रत्येक का नाम लेना कठिन है, फिर भी इतना ध्यान दें कि कथानक में कहीं भी कैसा भी मोड़ आ जाता है, वह मोड़ इन्हीं संधियों और संधि के 64 अंगों पर निर्मित रहता है। और इसमें किस प्रकार का कथानक होना चाहिए, इसको आचार्य विश्वनाथ ने कहा है गोपुच्छकारम। गाय की जो पूंछ होती है ना, जहां गाय की पूंछ के अंतिम छोर में बाल शुरू होते हैं, शुरुआत में ऐसे, फिर वो बढ़ते जाते हैं और अंत में जाकर के टूट जाते हैं, वैसे आरंभ होता है और बढ़ते बढ़ते कथानक बढ़ जाता है, क्लाइमैक्स होता है और अंत में कथानक समाप्त हो जाता है। गोपुच्छाकार, गाय की पूंछ जैसा ये। और इसमें देखिए, अब तक जो हमने देखा उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, ध्यान दें कि कथानक या कथा वस्तु में दृश्य और अथवा सूच्य वस्तुएं होती हैं। सूच्य वस्तुओं को ही अर्थोपक्षेपक कहा जाता है। अर्थोपक्षेपक भी 5 प्रकार के होते हैं: विष्कंभक, प्रवेशक, चूलिका, अंकास्य और अंकावतार। फिर वस्तु संगठन का वस्तु विकास जो होता है वो वस्तु के भेद के आधार पर होता है, जिनके अंतर्गत हमने आधिकारिक और प्रासंगिक वस्तु कहा है। प्रासंगिक वस्तु के भी पताका और प्रक्रिया 2 विभाग देखे। उसके उपरांत हमने ये देखने की कोशिश की कि अलग कार्यावस्थाएं होती हैं। कार्यावस्थाओं में भी प्रारंभ, प्रयत्न, प्राप्त्याशय, नियताप्ति और फलागम होती हैं। फिर उसके उपरांत
अर्थ प्रकृतियां होती हैं जिसमें बीज बिंदु, बीज बिंदु, पताका, प्रकृति और अंत में कार्य, ये 5 अर्थ प्रकृतियां आती हैं और उसी के आधार पर एक अर्थ प्रकृति और एक कार्यावस्था, इन दोनों को जोड़कर एक संधि का निर्माण होता है। इसी प्रकार 5 संधियां भी हैं और इन 5 संधियों में हम देखते हैं कि मुख संधि, प्रतिमुख संधि, गर्भ संधि, विमर्श संधि और 5वीं अंतिम निर्वहन संधि, इस प्रकार से कहानी का कथानक होता है। और ये गोपुच्छाकार, गाय की पूंछ जैसा आरंभ और बढ़ते जाना और फिर अंत हो जाना, इस प्रकार से उसका परिसमापन हो जाता है। अब थोड़ा सा एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि नाटकों में संवाद भी महत्वपूर्ण होता है और संवादिक दृष्टि से भी वस्तु योजना, कथा वस्तु की योजना भी महत्वपूर्ण होती है। नाटक की जो वस्तु होती है वह केवल संवादों के माध्यम से ही प्रकट होती है। ध्यान दें, मतलब एक पात्र आकर के कुछ पूछ रहा है, दूसरा पात्र उसका उत्तर दे रहा है। आपने बहुत बार नाटकों में देखा होगा कि अमुक अमुक, समझिए कि विनय नाम का एक पात्र है, उसने कुछ कह दिया तो सोहन नाम के पात्र ने उसको उत्तर दे दिया। तो इसमें संवाद बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ध्यान रहे, उपन्यासकार, कहानीकार को एक स्वतंत्रता होती है कि वो अपनी ओर से कुछ कह सकता है, लेकिन नाटकों में नाटककार कभी भी अपनी ओर से कुछ नहीं कहता, बल्कि अपने पात्रों की ओर से कहलवा लेता है। इसलिए यहाँ संवाद बहुत महत्वपूर्ण है और इन संवादों के माध्यम से कथा वस्तु को समझना भी बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य भरत मुनि ने संवादों को नाटक का शरीर माना है। नाटक का आत्मा रस है जरूर, लेकिन नाटक का शरीर जो है वो संवाद है। नाट्य शास्त्र में श्रव्यता के आधार पर संवादों का भी अलग अलग वर्गीकरण किया जाता है। एक होता है सर्वश्राव्य, मतलब जो सबको सुनाई दे। दूसरे होते हैं अश्राव्य, जो किसी को भी सुनाई न दे। कुछ होते हैं नियत श्राव्य, कुछ लोगों को सुनाई दे, कुछ लोगों को सुनाई न दे। और होते हैं आकाश भाषित, जो कोई पात्र आकाश से चर्चा कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि हम दिल दे चुके सनम फिल्म में सलमान खान हमेशा अपने बाप के साथ चर्चा करता रहता है आकाश की ओर देख करके, उसे आकाश भाषित कहा जाता है। और इसमें भी और भी अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि स्वगत संवाद हैं, प्रकट संवाद हैं। स्वगत संवाद, पात्र अपने आप से जो बोल रहा है वो स्वगत संवाद होते हैं, और जो दूसरे से बोलता है उसको प्रकट संवाद कहा जाता है। वस्तु में देखिए, एक मिनट, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात रह गई। इसमें मंचीय सीमा के साथ साथ वाचिक अभिनय पर भी बहुत ध्यान दिया जाता है, जिसको हम डायलॉग डिलीवरी कहते हैं, वाचिक अभिनय कहते हैं, संवाद फेंक कहते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ वस्तु में संयोजित वे संवाद जो मंच पर उपस्थित चरित्र तथा सभी दर्शक गण के श्रवण योग्य हो, उनको सर्वश्राव्य संवाद कहा जाता है। आत्म संभाषण या स्वगत संवाद अश्राव्य कहते, वो दूसरों को सुनाई नहीं देते, वो केवल एक व्यक्ति अपने आप से बोलता रहता है। रंगमंच पर उपस्थित चरित्रों में से कुछ चरित्रों के लिए श्राव्य तथा कुछ के लिए अश्राव्य संवाद नियत श्राव्य कहलाते हैं। इसके लिए विशेष अभिनय का प्रयोग किया जाता है, जैसे जिनके लिए संवाद अश्राव्य हैं उनकी ओर पीठ करना, मतलब जिसने सुनना नहीं चाहिए उनकी ओर पीठ करके दर्शक का दिखाई देना, ये अश्राव्य संवाद का उदाहरण है। और जिसके साथ बात करें उससे त्रिपताका, मतलब 3 उंगलियां कर करके कहना, कोई बात कहना 3 उंगलियां कह कर करके, या हाथ की कोई संकेत करके पात्रों से बात करना, ये अश्राव्य है। मतलब नाटक में, जिसको मूक नाटक हम कहते हैं, तो इसमें देखिए कि 3 करना, इस प्रकार करना, भ्रूभंग करना, ना किसी प्रकार से सिर हिलाना, ये जो सारी हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, वो अश्राव्य संवादों के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि वो उनका उच्चारण ही नहीं होता तो सुनाई कैसे देंगे, लेकिन देखने पर लोगों को यह पता चलता है कि ये अपने शरीर के कुछ हालचाल से कुछ नया कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। इस बारे में अगर आप देखेंगे तो पुराने जमाने में देखिए, जो फिल्में मूकपट हुआ करती थी, खास करके चार्ली चैपलिन वगैरह की, या जाड़िया राजा जिसको लॉरेन हार्डी कहते हैं, उसमें संवाद केवल अपने हाथों के आंखों के भाव से
उसकी हालचाल से दिखाई देते हैं, उनको भी नाटक की भाषा में अश्राव्य संवाद कहते हैं। इसके उपरांत हम देखते हैं कि दूसरा जो तत्व है, दूसरा जो तत्व है नाटक का, उसको हम कहते हैं नेता, नायक, पात्र, चरित्र। इसके अलग नाम है, किरदार। यानी अब तक हमने कथा वस्तु या कथानक या वस्तु पर विचार किया, अब हम नेता पर विचार करने जा रहे हैं। भरत के नाट्यशास्त्र में नेता को दूसरा, नाटक का दूसरा तत्व कहा गया है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसके द्वारा कथानक को आगे ले जाया जाता है, निहल जाना, इसीलिए उसका नाम है नेता। और ये करने वाला कौन है? अभिनेता। नेता चरित्र है और उसका अभिनय करने वाला अभिनेता है। इस तत्व के अंतर्गत नाटक का नायक तथा उसके अन्य सहयोगी पात्र हैं, सहनायक हैं, विदूषक है, नायिका है, विलन है, वगैरह वगैरह, सारे के सारे पात्र जो हैं वो सहयोगी चरित्र योजना का विश्लेषण किया जाता है। नायक नाटक का केंद्रीय पात्र होता है, केंद्रीय चरित्र होता है। भारतीय परंपरा के अनुसार नायक कैसा होना चाहिए? धीर होना चाहिए, नम्र होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, कुशल होना चाहिए, युवा होना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कुलीन होना चाहिए, अच्छे वंश में उसका जन्म होना चाहिए। फिर उसके बाद वह त्यागशील होना चाहिए, भाषण पटु होना चाहिए, उसे अच्छी तरह से बोलने आना चाहिए, मधुरभाषी वो होना चाहिए, मीठा बोलने आना चाहिए, लोकप्रिय होना चाहिए, शुद्ध स्वभाव वाला होना चाहिए, उसके उपरांत स्थिर चित्त वाला होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, वीर होना चाहिए, तेजस्वी होना चाहिए, शूर होना चाहिए, विभिन्न कलाओं में पारंगत होना चाहिए, मतलब उसे गीत भी गाना आना चाहिए, वाद्य बजाने भी आना चाहिए, कुश्ती करना भी आना चाहिए, सारे के सारे वो सद्गुणों का पुतला है मान लीजिए। धार्मिक होना चाहिए उसे, शास्त्रज्ञ होना चाहिए, स्मृतिवान होना चाहिए, वो उसकी स्मृति अच्छी होनी चाहिए, सुरुचि संपन्न उसका व्यक्तित्व होना चाहिए, और संपूर्ण व्यक्तित्व का धनी होना चाहिए। कहीं कुछ कमी हो ऐसे नहीं लगना चाहिए। सुपर हीरो इज सुपर हीरो, ध्यान दें, ग्रेट होना चाहिए उसे। विविध गुणों के आधार पर नायक के 4 भेद होते हैं: धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोद्धत। धीरोदात्त राम जैसा, धीर ललित इसका उदाहरण हम दें मालविका अग्निमित्र में का अग्निमित्र। फिर उसके बाद धीर प्रशांत युधिष्ठिर जैसा, धर्मराज युधिष्ठिर जैसा महाभारत के। और धीरोद्धत भीम जैसा, कर्ण जैसा, जो उद्धत होता है थोड़ा सा, उद्धट मराठी में। ऐसे ये नायकों के 4 प्रकार हैं: धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोद्धत। अब इसमें से क्रम कुछ आगे पीछे हो सकता है, कुछ लोग धीरोदात्त के बाद धीरोद्धत लिखते हैं, धीर ललित और अंत में धीर प्रशांत। यहाँ श्री रामचंद्र धीर प्रशांत नायक के विभाग में आते हैं, भेद में आते हैं। और नाटक का दूसरा महत्वपूर्ण पात्र है नायिका। नाटक या सिनेमा कोई भी हो, हीरो है तो हीरोइन भी चाहिए, नाटक नायक है तो नायिका भी चाहिए, और ये नायिका भी सर्वगुण संपन्न होनी चाहिए। और रस श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक अनुकूल, दक्षिण, शठ और धृष्ट, इस प्रकार से भी नायक होना चाहिए। और नायिका कैसे होनी चाहिए? स्वरूपवती, गुणवती, शीलवती, यौवन युक्त, माधुर्य आदि गुणों से युक्त होनी चाहिए, संपन्न होनी चाहिए, प्रसन्न मन होनी चाहिए, स्नेहशील होनी चाहिए, स्नेहिल होनी चाहिए, स्निग्ध होनी चाहिए, भावपूर्ण होनी चाहिए, मधुर वचन बोलने वाली होनी चाहिए, क्षोभ रहित होनी चाहिए, क्रोध न करने वाली होनी चाहिए। हाँ, इतना ही नहीं, वो कहते कि ताल लय यानी नृत्य, संगीत, गायन को समझने वाली होनी चाहिए। इतनी सारी नायिका की शर्तें रखी गई हैं।
इसके उपरांत हम देखते हैं कि संस्कृत आचार्यों ने आयु के अनुसार भी नायिका के भेद किए हैं। जैसे बाला है, बाला मतलब बचपन की नायिका है, मतलब अभी तक जो युवा नहीं हुई है, ऐसी किशोरी अवस्था की है। फिर वो युवती हो जाए तो उसे मध्या कहते हैं, और युवा अवस्था से थोड़ा आगे हो जाने पर उसे क्या कहा जाता है, प्रौढ़ा, मतलब मुग्धा। पहली है मुग्धा, बाला के लिए मुग्धा कहा जाता है। मुग्धा, मध्या, प्रौढ़ा, ये नायिका के 3 प्रकार होते हैं। इतना ही नहीं, नायिका के अन्य भी कुछ भेद हो जाते हैं, जिसके उसके अंग मतलब उस आधार पर, मतलब जो पत्नी है तो उसे स्वकीय नायिका कहते हैं। पत्नी होकर के भी दूसरे नायक के प्रति आकृष्ट है तो उसे परकीय नायिका कहा जाता है। अगर कोई पात्र, कोई नायिका, कोई स्त्री चरित्र अगर वेश्या जैसा है तो उसे सामान्य नायिका भी कहा जा सकता है। और नायक नायिका के अतिरिक्त प्रतिनायक, मतलब जिसको खलनायक भी कहा जा सकता है, वो प्रतिनायक है, वीट है, चेट है, शकार, विदूषक, जिसको हम कॉमेडी एक्टर कहा जाता है। ऐसे सारे सारे पात्रों पर यहाँ विचार किया जाता है। और प्रतिनायक को धीरोद्धत्त भी कहा जाता है। धीरोद्धत्त नायक भी होता है और प्रतिनायक भी धीरोद्धत्त होता है, जो गलत काम करके अपनी एक छाप दर्शकों पर पाड़ने में सफल हो जाता है। इस प्रकार से नेता होता है। इसमें विदूषक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी कभी कथानक अगर बहुत टेंशन वाला हो, बहुत अधिक विस्तार से जा रहा हो, तो प्रेक्षक उब जाते हैं। तो ऐसे में कोई एक ऐसा पात्र आकर के, जो खास करके नायक का मित्र होता है या प्रतिनायक का मित्र होता है, वो कुछ आकर के कुछ हंसोड़ हाव भाव करके प्रेक्षकों को हंसाता है, उसको विशेष विदूषक कहते हैं। और विदूषक को बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और ये कहा जाता है, देखिए कि विदूषक की व्याख्या क्या है, वो केवल हंसी मजाक नहीं करता, अपितु हंसी मजाक करते हुए, व्यंग्य करते हुए, कटाक्ष करते हुए नायक या प्रतिनायक के दोषों पर प्रकाश डालता है। इसलिए उसकी व्याख्या की जाती है, विशेषण दूषयति सर्वानिति विदूषक है। विशेष प्रकार से सबको दोष देने वाला है, सबके गलत बातें सामने लाने वाला है, उसको विदूषक कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे पात्र, ऐसे बहुत सारे नेता या ऐसे बहुत सारे चरित्र हमको नाटकों में देखने को मिलते हैं। इसका बहुत विस्तार हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये विस्तार पदव्युत्तर परीक्षाओं के लिए अपेक्षित है, पदवी के लिए अपेक्षित नहीं है। अब इसके बाद आता है तीसरा तत्व, रस। इस विषय पर हमने बहुत बात की है, फिर भी संक्षेप में हम आपके सम्मुख आपको रखने का प्रयास करेंगे। भारतीय नाट्यशास्त्र में या भरत के नाट्यशास्त्र में रस की सिद्धि ही नाटक का मुख्य उद्देश्य माना गया है। आचार्य भरत मुनि ने कहा है, नहीं रसादृते कश्चिदर्थः प्रवर्तते। नाटक में बिना रस के कोई अर्थ नहीं रह जाता, अर्थात रस के अभाव में नाटक में कोई अर्थ नहीं होता, कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, कोई हेतु सिद्ध नहीं होता। नाटक में श्रृंगार, वीर और शांत, इन तीनों में से कोई एक अंगिरस होना चाहिए, जो प्रधान रस होना चाहिए। कौन कौन सा होना चाहिए? एक तो श्रृंगार रस होना चाहिए, या फिर वीर रस होना चाहिए, या फिर शांत रस होना चाहिए। कभी कभी करुण रस भी रामायण जैसे कथानक में आ जाता है। और बाकी के जो अन्य रस हैं, श्रृंगार, वीर और शांत के अलावा बाकी के सारे रस जो हैं वह सहायक रस के रूप में आने चाहिए, आश्रित रस के रूप में आने चाहिए। भारतीय या भरत, आचार्य भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में रस प्रक्रिया का विस्तृत विवेचन किया है, जिसका हमने 5वें सत्र के तासिकाओं में देखा था। हमने क्या क्या देखा था उसमें? देखिए, पहले हमने रस की परिभाषा देखी थी, रस के तत्व देखे थे, रस की प्रक्रिया देखी थी, रस के अवयव देखे थे, रस के अंग देखे थे, विभाव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, इनके संयोग से स्थायी भाव रस को प्राप्त हो, रसत्व को प्राप्त होता है। इस पर बहुत सी चर्चा की थी। और रस का आस्वाद किस प्रकार लेना चाहिए, इस पर भी बात की थी। रस सूत्र के व्याख्याकार आचार्य एक भट्टनायक, शंकुक, अभिनवगुप्त, इन सब का विस्तृत विवेचन हमने किया हुआ था। तो उसको एक बार और पढ़ें, उसके भी वीडियो को 1-2 बार देखें,
प्रकार व्यंजनों में, औषधियों में, भोज्य पदार्थों में मधुर, तिक्त, कषाय, कटु इत्यादि रस होते हैं और जिसका हम भोज्य पदार्थों की तरह उसका रसास्वादन करते हैं, ठीक उसी प्रकार नाटकों में श्रृंगार, वीर, हास्य, करुण, रौद्र, विभत्स, भयानक, अद्भुत, शांत, भक्ति, वात्सल्य जैसे रस हैं, उन रसों का आस्वाद लेना है, उसे रसास्वादन कहा जाता है। और यही नाटक की रसानुभूति भी है। अब हम चौथा और अंतिम तत्व लेकर के आज की तासिका को विराम देने वाले हैं, वह है अभिनय तत्व। यह नाटक का एक भेदक लक्षण है, भेदक तत्व है। नाटक के समूचे विषय का या वस्तु विधान का प्रेक्षागृहों में, रंगमंच पर अभिनेताओं द्वारा जो प्रस्तुतिकरण किया जाता है उसको अभिनय कहा जाता है। भरत के नाट्यशास्त्र में अभिनय के भेद और रंगमंच पर उसका विस्तार से विवेचन किया गया है। अन्य आचार्यों के अनुसार भी अभिनय मुख्यतः 4 प्रकार का होता है, जिसको हमने अनुभावों के अंतर्गत देखा था, आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। शारीरिक दृश्य अंगों के द्वारा, चेष्टाओं द्वारा, प्रयासों के द्वारा जो भाव या अर्थ व्यक्त किया जाता है उस विधि को आंगिक अभिनय विधि कहते हैं, जिसमें शरीर, मुख, चेष्टा के 3 भेद और हो जाते हैं। ये आंगिक अभिनय हुआ। स्वर शास्त्र, छंद, भाषा प्रयोग, काकू इत्यादि के द्वारा भाव और अर्थ प्रकटन करने की विधि को वाचिक अभिनय विधि कहा जाता है। आरोह, अवरोह, चिल्लाना, चीखना, शांत रहना, बोलना, मृदुवाणी कहना, संवाद फेंक, डायलॉग डिलीवरी, ये सब के सब वाचिक अभिनय के अंतर्गत आते हैं। गीत भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। सूक्ष्मतम मनोभावों को देखिए, एक मिनट, वेशभूषा, अलंकरण, आभूषण, रंगभूषा इत्यादि के प्रयोगों से पात्र को एक अलग रूप दिया जाता है, उसको आहार्य अभिनय कहते हैं। जैसे दाढ़ी लगाना, मूछें लगाना, आंखों में काजल डालना, चेहरे पर कुमकुम तिलक लगाना, टोप रखना, विग लगाना, कानों में कुंडल डालना, नाक में नथनी डालना, अच्छे प्रकार की वेशभूषा धारण करना, अच्छे प्रकार से केशभूषा करना, अच्छे प्रकार से चेहरे को रंग लगाना, इसलिए रंग कर्म कहा जाता है। ये तो नाटक की बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि इसके रंग कर्म कहा जाता है इस कारण से। तो ये आहार्य अभिनय हुआ। और जो अंतिम अभिनय का प्रकार है उसे कहते हैं सात्विक अभिनय। ये सात्विक अभिनय क्या है? सूक्ष्मतम गहरे मनोभावों की अभिव्यंजना सात्विक अभिनय कहलाती है, जिसके अंतर्गत किसी बात को सुन करके, स्थिति को निहार करके कंपायमान होना, घबराना, स्तंभित हो जाना, आंखों से आंसू निकलना, चकित होना जाना, पसीना निकल आना, चेहरे का रंग उड़ जाना, ये सारी की सारी बातें सात्विक अभिनय के अंतर्गत आती हैं। नाट्य वृत्तियों के रूप में भारतीय आचार्यों ने अभिनय शैलियों पर भी विचार किया, जिनके अंतर्गत कौशिकी, सात्वती, आरभटी और भारती नाम की अभिनय की 4 शैलियां आ जाती हैं। कौन कौन सी? कौशिकी अभिनय शैली, सात्वती अभिनय शैली, आरभटी शैली और भारती नाम की, जो मूलतः अभिनय की ही शैलियां हैं। अभिनय के साथ जुड़ा एक अंग रंगमंच भी है। संस्कृत में आचार्यों ने रंगमंच को प्रेक्षागृह कहा है। रंगमंच, और उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, उसका आकार गोल होना चाहिए, चौकोन होना चाहिए, त्रिकोणी होना चाहिए, आयताकृति होना चाहिए, उसमें अभिनय रंगमंच और प्रेक्षकों में कितना अंतर होना चाहिए, प्रेक्षकों के बैठने की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इस पर इतना विचार किया गया है, इतना विचार किया गया है कि आजकल के जो थिएटर सब बन रहे हैं उसी आचार्य भरत मुनि के इस रंगमंची विधान पर ही अवलंबित हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ये जो संस्कृत आचार्यों ने प्रेक्षागृह और रंगमंच का सूक्ष्म विवेचन किया गया है, उसके आधार पर आज के सारे सभागृह बनते हैं। देखिए, इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज है, खुला रंगमंच। मतलब प्रेक्षक आ गए, बैठ गए, किसी प्रकार का पीछे नेपथ्य नहीं है, वो खुला रंगमंच होता है। और एक खुला रंगमंच रास्ते पर का भी होता है, जिसको हम पथनाट्य कहते हैं, उसमें भी आ जाता है।
एक महत्वपूर्ण नाटक का मैं उल्लेख यहाँ करना चाहूँगा, जिसमें नेपथ्य की जगह मनुष्यों का इस्तेमाल किया जाता था। वह है मराठी के प्रसिद्ध नाटककार विजय तेंदुलकर जी ने रचा हुआ सर्वश्रेष्ठ नाटक, जिसका नाम है घासीराम कोतवाल, जिसमें मनुष्य का एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल करके वो नेपथ्य का काम करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है। या फिर कन्नड़ के बहुत प्रसिद्ध नाटककार डॉक्टर गिरीश कर्नाड के हाइवदन जैसा नाटक है, उनका अग्नि और बरखा जैसा नाटक है, या नागमंडलम जैसा नाटक है। वहाँ छोटे छोटे पर्दे जैसे जिस पर कहीं द्वार अंकित किया गया हो, कहीं खिड़की अंकित की गई हो, कहीं छोटा सा पर्दा है, कहीं मुखौटे हैं, इन सब के माध्यम से भी रंगमंच को एक नया आयाम दिया जाता है। उसका हमने आपके सम्मुख कुछ रखने का प्रयास किया है। धन्यवाद।